अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। ईरान वॉर को शुरू हुए हुए तकरीबन 6 माह हो चुके हैं और इस दौरान मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। हमने क्रैश भी देखा, हमने कुछ ब्रीफ रिकवरीज़ देखी, छोटी मोटी रैलीज़ भी देखी। और जब वॉर शुरू हुई तो मैं 2000 पाउंड्स के प्रॉफिट से भी ज़्यादा ऊपर बैठा हुआ था और उसके बाद मैं तकरीबन 600 पाउंड के लॉस में चला गया 2 दिन के अंदर। और एक पॉइंट पे मेरा लॉस जो है वो तकरीबन 1100-1200 पाउंड्स तक जा चुका था। और ये पेपर लॉस था ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने पैनिक सेलिंग करके मैं बाहर नहीं निकला। लेकिन इसको मैंने कैसे नेविगेट किया इस 6 माह के दौरान, मैंने कहाँ से डी रिस्किंग की, कहाँ मैंने एक्सपोजर बढ़ाया, यानी क्या ख़रीदा और क्या बेचा, कैसे नेविगेट किया ओवरऑल। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं वापस 1000 पाउंड्स के प्रॉफिट पे हूँ इसी स्ट्रैटेजी की वजह से। और मैंने क्या सबक सीखा, मसलन मैं इस 1000 पाउंड के प्रॉफिट को और कैसे बूस्ट कर सकता था, क्या चीज़ जो है वो मैंने गलत की या सही नहीं की, उसके ऊपर आज आपसे बात करूंगा। अपने पोर्टफोलियो के अपडेट शेयर करूंगा कि इस वक्त मेरा पोर्टफोलियो जो है ओवरऑल वो कहाँ पर है। पीछे चलते हैं थोड़ा सा। जब वॉर शुरू हुई तो मैंने डी रिस्किंग की, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपसे शेयर कर लूँगा, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने जो गोल्ड माइनर्स ETF था, जो मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ETF था, उसके अंदर मैंने सेलिंग की थी क्योंकि मैंने डी रिस्क किया, अपना एक्सपोजर कम किया। प्रॉफिट बहुत छोटा था लेकिन लॉस लेने से बेहतर था कि अगर ये लंबा चलती है जंग, जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है ये लंबी खिंच जाए, तो डी रिस्किंग ज़रूरी थी। मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैंने थोड़ा सा अपना जो गोल्ड माइनर्स ETF उसमें एक्सपोजर कम किया था। आप ये कह लें कि मैंने 30% रिड्यूस कर दिया था और 70% में फिर भी इन्वेस्टेड था। इसी तरह जो सिल्वर माइनर ETF था, मैं उसमें करना चाहता था एक्सपोजर कम, लेकिन लेट हो गया था क्योंकि अगर उसमें मैं एक्सपोजर कम करता तो मुझे लॉस लेना पड़ता, तो उस वक्त नहीं किया था। अभी रिसेंटली किया, उस पर आगे जाके बात करूँगा। फिर जो मेरी स्ट्रेटजी का सेकंड हिस्सा था वो था डिप बाइंग। वो कहते हैं ना कि जब कोई मजबूरी में पैनिक हो के घबरा के बेच रहा हो तो वो बेस्ट टाइम होता है ख़रीदने का, क्योंकि आपको डिस्काउंट में बेच देता है अगला और आपको फ़ायदा हो जाता है। तो जब मार्केट्स गिरी हुई थी मैंने भी कुछ ऐसा ही किया और इसके ऊपर मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ पास में। इनफैक्ट एक वीडियो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने बात की थी कि JP मोर्गन की एक रिसर्च के मुताबिक जो स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट बनाते हैं ओवर 20 ईयर्स, वो आधा हो सकता है अगर आप 10 बेहतरीन दिन मिस कर दें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के। और उन 10 में से 7 दिन तब आते हैं जब मार्केट्स गिरी हुई होती हैं। तो मैं डिप बाइंग करता रहा। थोड़ा सा मैंने इसमें रश किया, जिस पे मैं पास में बात कर चुका हूँ कि मैंने बहुत कम स्पेस में डिप बाइंग की, जिसकी वजह से मैं अपने जो कैश है उसको मैं ख़त्म कर चुका था, तकरीबन एग्जॉस्ट कर चुका था। और उसके बाद मार्केट्स मज़ीद गिरी थी और अब क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये तो बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, मुझे थोड़ा रुक रुक के बाय करना चाहिए था। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, चलो देर नहीं हुई है। मैंने फिर दोस्तों से उधार पैसे उठाए, कुछ इमरजेंसी फ़ंड से पैसे निकाले और मज़ीद डिप बाइंग की उसके अंदर। अब ख़रीदा क्या, देखिए मेनली तो जो मेरे कोर ETFs थे उसके अंदर बाइंग की। लॉन्ग टर्म प्ले हैं ये, जैसे SP 500 हो गया अमेरिकन स्टॉक मार्केट के ऊपर, लॉन्ग टर्म व्यू है। FTSE 100 ETF हो गया, UK स्टॉक मार्केट पे भी मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। फिर इमर्जिंग मार्केट्स ETF हो गया, उस पर भी मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, बल्कि मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। और रिस्की स्टॉक से मैंने बाइंग इतनी ज़्यादा नहीं की। थोड़ा बहुत मैंने गोल्ड ख़रीदा, थोड़ा बहुत मैंने सिल्वर ख़रीदा। रिस्की स्टॉक में एक एक्सेप्शन ज़रूर थी, जो सिल्वर माइनर ETF था मेरा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, उसमें मुझे एक्सपोजर रिड्यूस करना था लेकिन वो लॉस में करना पड़ता, तो मैंने रिड्यूस तो नहीं किया। इनफैक्ट मैंने उसके अंदर और बाइंग कर दी, क्योंकि मुझे लगा यार अब लॉस तो हो ही गया, जो होना था पेपर पर है। लेकिन अब जब इतना ज़्यादा गिर चुका है तो नए शेयर्स जो ख़रीदूंगा वो तो बहुत डिस्काउंट पर ख़रीदूँ, तो उन नए शेयर्स पे तो प्रॉफिट आएगा, तो कुछ ना कुछ मेरा जो लॉस है वो ऑफसेट हो जाएगा और उसका फ़ायदा भी वो आगे जाके बताऊंगा। तो थोड़ा बहुत मैंने जब देखा कि सिल्वर माइनर ETF बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं अपने पीक से और मेरी एवरेज प्राइस से भी बहुत ज़्यादा नीचे, एवरेज बाइंग प्राइस से, थोड़े बहुत मैंने उसमें भी ख़रीदे। उसके बाद जी आता है रिबाउंड फेस, यानी अगर जो वॉर को अगर 6 मंथ्स हुए हैं तो पिछले 2-4 हफ्तों की अगर मैं बात कर लूँ तो काफ़ी रिकवरी आ गई। पूरी रिकवरी तो नहीं आई है लेकिन ज़्यादातर जो मेरे ETFs थे या मार्केट्स के अंदर रिकवरी आई। ऑयल प्राइसेस भी नीचे चले गए थे। तो उस फेज़ में मैंने फिर क्या किया, मैंने थोड़ी सी सेलिंग की, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की और डी रिस्किंग की। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सिल्वर माइनर्स ETF था, जिसको वॉर शुरू होते ही मुझे डी रिस्क करना था, यानी उसमें एक्सपोजर रिड्यूस करना, मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं लॉस में जाता, उल्टा मैंने थोड़े से और ख़रीद लिए। वो अब काफ़ी ऊपर आ गया है, तो वो मेरे जो एवरेज बाइंग प्राइस थी उसके बिल्कुल आसपास था, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सेलिंग की है। मतलब उधर कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन एज सच लॉस भी नहीं हुआ, समझ लें नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैंने उसमें काफ़ी सेलिंग की है। आयल से कि तकरीबन जो भी मेरी टोटल होल्डिंग थी सिल्वर माइनर्स की, उसमें 5 से 10% मैंने सेल कर दिया। मैं मज़ीद करता लेकिन वो अब मज़ीद गिर गया नीचे दोबारा से, अब मैं नहीं कर रहा, वही पुरानी स्ट्रेटजी कि लॉस पे नहीं बेचना। तो थोड़ा सा डी रिस्क हो गया कि पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 80-90 शेयर्स मेरे पास थे जिस पे रिस्क था, तो अब शायद 70 के करीब होंगे, तो रिस्क थोड़ा सा कम हो गया है।
इसी तरह से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ पे लॉस नहीं लिया, लो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा। इसी तरह थोड़ी सेलिंग मैंने अपने कॉपर्स माइनिंग ETF के अंदर भी की है, क्योंकि उसके अंदर भी रिबाउंड हुआ, रिकवरी आई है, तो जो मेरा एवरेज परचेज़ प्राइस था उससे ऊपर जा चुका था। हालांकि मेरी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके अंदर, 1-2% ही होगी, लेकिन माइनर्स के अंदर एक्सपोजर रिड्यूस करना था और यहाँ पे प्रॉफिट भी नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी थोड़ा सा डी-रिस्क करते हैं। इसी तरह जो दूसरा मैंने फ़ायदा उठाया जब रिबाउंड हुआ, तो जो मेरा जो कोर ETFs थे, जैसे FTSE 100 UK वाला और SP 500 US वाला, ये दोनों के दोनों अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर चुके थे। मैंने कहा अब वो पुरानी वाली गलती नहीं करनी, जब ऑल टाइम हाई पर एक चीज़ ऑलरेडी है तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर बेचना चाहिए। सारा इसलिए नहीं बेचूंगा क्योंकि क्या पता फिर कोई नया ऑल टाइम हाई जो है ये सेट कर दे और मुझे अभी पैसे तो चाहिए नहीं, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत ज़रूर प्रॉफिट लेना चाहिए, ताकि अगर बाद में ये गिर जाएगा तो मैं फिर ख़रीद लूँगा, या ये जो प्रॉफिट लूँगा ये मैं कहीं और डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो मैंने ज़्यादा नहीं बट एक 2 शेयर्स बेचे SP 500 और FTSE 100 में, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे थे, बिल्कुल पीक पर समझ लें, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट कैप्चर किया। तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा जो पोर्टफोलियो ओवरऑल है वो कुछ इस तरह से है कि 60% मेरी इन्वेस्टमेंट अभी भी इक्विटी साइड पर है, यानी शेयर मार्केट में है। 25% एक्सपोजर तकरीबन मेरा मेटल्स के अंदर है, जिसमें मेनली सिल्वर और गोल्ड है, और ये मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये इसलिए भी है कि मैंने गोल्ड और सिल्वर, जो कि दोनों ही बहुत बुरी तरह गिरे हुए हैं, गोल्ड में थोड़ी रिकवरी हुई है रिसेंटली, लेकिन मैंने इनके अंदर काफ़ी बाइंग की है पिछले 2-4 महीनों में। वो इसलिए की है कि ये अब गिरे हुए हैं, तो माइनर्स में तो फ़ायदा नहीं है ख़रीदने का, जब गिरे हुए हैं तो उधर तो ज़्यादा प्रॉफिट आना नहीं, लेकिन एक्चुअल मेटल काफ़ी गिरी हुई है, तो मुझे लगा इसको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगेन मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इन दो मेटल्स को लेकर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगले 2-3 साल भी ये रिकवर नहीं होते, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे एक जहन में एक टारगेट है कि मुझे 20% मैंने रखा हुआ है, जब मार्केट बिल्कुल गिरी हुई डिप्रेस है। यहाँ मार्केट चढ़ना शुरू होगी तो मैं इसको कम करके, सॉरी अभी 25% पर हूँ, मैं इसको कम करके 20% पर, और इवेंचुअली जब अपनी रिटायरमेंट के करीब होगा, निकलने वाला हूँ, तो मैं शायद इसको 15% बल्कि 10% पे ले आऊँ उस वक्त तक, और वो 5 साल में हो 10 साल में हो, मुझे लगता है ये दोनों काफ़ी ऊपर आ चुके होंगे। तो ओवरऑल जब मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू होगी मैं इनके अंदर बाइंग रिड्यूस कर दूंगा, लेकिन दूसरी जगह मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा एक्सपोजर 25% से गिर के, चाहे मैं मज़ीद इसमें सेलिंग ना भी करूँ तो भी कम होकर आ ही जाएगा 15% पे, 10% पे। और चंद सालों के अंदर, इनफैक्ट मैं गोल्ड पर तो एक वीडियो बना भी चुका हूँ पास में, कि हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो जब भी कोई बड़ा क्रैश आता है गोल्ड मार्केट में, तो विद इन फ्यू मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने डिप बाइंग की थी। तो 60% हो गया आपका इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक्स, 25% मेटल्स हो गई, हो गया 5% ड्राई कैश रखा हुआ है, ड्राई पाउडर, कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी ट्रेड आती है, मज़ीद कहीं अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसमें बाइंग करूँगा, तो ये आपके होगा तकरीबन 90%। और 10% मेरा थीमेटिक ट्रेड यानी स्पेस इनोवेटर्स के अंदर है, 11-12% के करीब था, लेकिन मैंने बाइंग उसके अंदर भी रोक दी, क्योंकि कुछ डिप्स ख़रीदे थे मैंने, बट उसके बाद मैंने बाइंग रोक दी उसके अंदर, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं लेना चाहिए, ये भी रिस्की ट्रेड है, प्ले आउट करती है तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो भी बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो फिर नज़र आ रहा है। इनफैक्ट ये जो 1000 पाउंड्स का प्रॉफिट मुझे नज़र आ रहा है, ये एक हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद फिर लॉस में जा सकता है, क्योंकि अभी भी ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसके हवाले से कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो मार्केट्स पे प्रेशर तो है, तो ये दोबारा लॉस में जा सकता है। लेकिन ये जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, डिप बाइंग करना, डी रिस्किंग करना और रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियोज़ की वजह से ये जो 1000 पाउंड का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ये शायद लॉस हो सकता था या प्रॉफिट आधा हो सकता था अगर मैं ये डिसीजंस नहीं लेता। चले जी, ये तो बात हो गई कि पिछले 6 महीने में मैंने कैसे मैनेज किया अपने पोर्टफोलियो को, लेकिन सीखा क्या। बेसिकली इस तरह की टर्बुलेंट मार्केट में लर्निंग तो होती है इंसान की। तो सबसे बड़ा सबक मैंने सीखा वो ये था कि जो मेरी थीमेटिक ट्रेड थी, स्पेस इनोवेटर्स ETF, उसके अंदर कितनी इतना इंसेन प्रॉफिट आया हुआ था, मुझे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, और वो क्रैश हो गया बाद में और मुझे टाइम नहीं मिल सका। इस पे मैं पास में वीडियो कर चुका हूँ कि एक साल में 95% ने रिटर्न दिया। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों की थी, क्रैश क्यों आया, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, ये सारी वीडियोस आप मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी बेहतर ये होती कि जब ये इतना स्पीड से ऊपर जा रहा था और जो 95% रिटर्न आया, इसमें आई थिंक 70% के आसपास तो सिर्फ 2 महीनों में आया था, आखिरी 2 महीनों में। मेरा भी अपना रिटर्न आई थिंक कुछ 40-50% होगा, आई थिंक 45% होगा, मुझे याद नहीं है। ऐसे ही कुछ रिटर्न था, जो कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न होता है 2-3 महीने में 40-50%। तो मुझे प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए थी, और मुझे करनी थी, मेरा पूरा प्लान था। लेकिन हुआ क्या, मेरे जहन में ये था कि जो इसके आसपास हाइप बिल्ड हो गई थी और आखिरी 2 महीने में इतना स्पीड से ऊपर गया, उसकी एक बड़ा जो ट्रिगर था या ड्राइवर था वो स्पेस एक्स का IPO था, क्योंकि वो जो है स्पेस इकॉनमी की जो ओवरऑल वैल्यूएशंस हैं उनको इम्पेक्ट कर रहा था। तो
आपने देखा भी बाद में कितनी वैल्यूएशन हुई और उसके बाद में उसमें भी बहुत बड़ा क्रैश आया। तो वही चीज़ ओवरऑल इस सेक्टर को रिफ़्लेक्ट करती है। मेरे जहन में था कि मैं जो स्पेसएक्स का आईपीओ है उसे एक हफ़्ता पहले बेचूंगा, क्योंकि आईपीओ के बिल्कुल क्लोज जाना भी रिस्की होगा। लेकिन आईपीओ से पहले पहले जो हाइप बिल्ड हुई है, मुझे लगा था एक हफ़्ता पहले बेचना जो है वो इतना बुरा नहीं होगा। गलती मैंने ये की कि थोड़ा थोड़ा करके बेचता रहता तो शायद बहुत फ़ायदा हो जाता। मुझे लगा था मैं एक साथ कुछ बड़ा अमाउंट बेचूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी जो होल्डिंग थी उसका आधा भी बेच देता उस पीक प्राइस के पास या क्रैश से पहले, तो मुझे कुछ 400-500 पाउंड का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता और अभी मेरा जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है शायद 1000 की जगह 1500 होता। लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं एक फ़ैमिली हॉलीडे पे था कॉर्नवॉल में, इंग्लैंड का दूसरा कोना है साउथ वेस्ट। तो आई थिंक वेंसडे थर्सडे का टाइम था, वीकेंड के ऊपर क्रैश हुआ फ्राइडे पे। फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल सका, क्योंकि स्पेसएक्स के आईपीओ में उस वक्त भी 8-10 दिन बाकी थे। मुझे लगा था बस घर वापस आऊँगा मंडे को कर दूँगा। तो यहाँ पर 3 बातें इस्टेब्लिश होती हैं या क्लियर होती हैं। वो ये कि एक तो जब आप थीमेटिक ट्रेड करते हैं तो रिटर्न बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क बट हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। अगर ये ट्रेड प्ले कर जाती है, जिसका मैं पास में जिक्र कर चुका हूँ, तो बहुत इंसेन प्रॉफिट आता है। इस केस में 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट दिया है कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में विद इन 1 ईयर। यानी FTSE 100 या SP 500 अगर 7-8% एनुअल देती हैं, तो इसने कोई 9.5 टाइम्स 10 टाइम्स रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। एक तो ये बात इस्टेब्लिश होती है। जब ये थीमेटिक ट्रेड्स जो हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि मैं पास में भी बात कर चुका हूँ जब मैंने इस पर पहली वीडियो की थी, कि अपनी जो भी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसका कोई 5-10% डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपिटाइट वो रखना चाहिए थीमेटिक ट्रेड के लिए। और 5-10% का कैप इसलिए लगाना चाहिए कि इट कैन गो रॉन्ग एंड हॉरिबली रॉन्ग। इसके अंदर लोग कूदे हैं, मुझे लोगों ने प्राइवेट मैसेजेस करके बताए थे आपकी वीडियो के बाद हमने ये ख़रीदा है, हम प्रॉफिट में बड़े खुश हो रहे थे, शुरू में प्रॉफिट आ रहा है। आई होप कि उन्होंने बेचा ना हो लॉस में, तो अभी भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर लॉस में बेच दिया पैनिक होकर, एक केस में नॉट द ETF बट उस ETF के अंदर एक कंपनी थी बड़ी, किसी ने उसके अंदर ट्रेडिंग की दोस्त ने, बट गलत टाइम पे बाय किया, गलत टाइम पे सेल किया, तो नुकसान उठाया। सो अगेन इसके अंदर अगर आप कैप लगाते हैं 5-10% का, और मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था कि पूरा भी वाइप आउट हो जाएगा, जैसे क्रैश आया बाद में, तो भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 बातें, पहली बात तो इनसेन रिटर्न आता है और आया, लेकिन जो लेट हो गया बेचने में, फिर क्रैश आ गया, तो कैप लगाना ज़रूरी है 5-10% का, ताकि उस क्रैश में अगर मार्केट डाउन होती है तो इट शुडंट टेक यू डाउन विद इट, आपका बड़ा नुकसान ना हो। तीसरी चीज़ जो इसमें इस्टेब्लिश होती है वो ये कि जब इंसेन रिटर्न आ रहा होता है तो लालच टाइम करने की कोशिश मत करें। मेरा केस लालच वाला नहीं था ऑनेस्टली, टाइमिंग वाला था। मुझे लगा था अपने जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस की बेस पे कि यार अगर ये हाइप बिल्ड हुई है स्पेसएक्स आईपीओ की वजह से, तो इस आईपीओ के करीब जाके बेचना चाहिए। मतलब उसके बाद नहीं, उसके दिन नहीं, उससे एक दिन पहले नहीं, थोड़ा सा पहले। और मैंने तकरीबन 7-8 दिन का गैप रखा हुआ था कि मैं इस टाइम पे मेरा, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन बाद अगर आईपीओ है तो मैं 2 दिन बाद बेचूंगा अभी, यानी एक हफ़्ता पहले बेच दूंगा। इत्तेफाक से मैं फैमिली हॉलीडे पे था, बट ये एक्सक्यूज़ नहीं है, पैसा था मेरा लगा हुआ, मैं चाहता तो 10 मिनट डेडिकेट करता इसको और मैं उसमें से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेता। अभी ये वापस आ गया बाय द वे, मेरी एवरेज प्राइस के आसपास है, मुझे ज़्यादा नहीं 40-50 पाउंड का लॉस है। और हफ्ते बाद अगर ये फिर ऊपर चला जाता है, और ये मैंने कहा ना ये थीमेटिक ट्रेड है, मेरे ख्याल में अभी भी अर्ली स्टेज पर हैं कंपनीज़, हाई रिस्क ज़रूर है, लेकिन अगर ये प्ले आउट होती है, पता नहीं दोबारा 100% प्रॉफिट देती है एक साल में या नहीं, लेकिन अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि हाई रिस्क है, इसमें एकदम से ऊपर भी जा सकता है। अगली दफ़ा ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करूँगा, शायद सारा ना बेचूँ, थोड़ा थोड़ा करूँ। चले जी, वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। मुझे लगा ये क्विक अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, शायद कुछ लोग कॉपी भी कर रहे होते हैं, उनके मैसेजेस से तो यही तासुर मिलता है मुझे। लेकिन जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये पिछली वीडियोज़ में सारी बातें कर चुका हूँ। मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था सिल्वर माइनर्स लॉस में जा रहा है तो मैं नहीं बेचूंगा, बाद में डी रिस्क करूँगा जब मार्केट ऊपर आएगी। मैंने ऐसा ही किया, जो ऊपर आई मैंने डी रिस्क किया, बेचा उसको। इसी तरह से जो मेरे ऑल टाइम हाई पे थे ETFs, उनमें मैंने कुछ सेलिंग की। यही बात मैं बताता हूँ कि हमेशा कोशिश करें जब चढ़ी हुई हो मार्केट बेचें। और मैंने बहुत ज़्यादा डिप बाइंग की है गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, अपने कोर ETFs के अंदर। ये बात भी मैं पास में करता रहा हूँ कि जब मार्केट गिरी हुई हो तो उसको बाय करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग बेस। 3 बातें, एमरजेंसी फ़ंड बनाएं, साइड पे कर दें, एंटरटेनमेंट फ़ंड बनाएं, साइड पे कर दें, उसके बाद इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। कम से कम भी 3 से 5 साल के लिए, इससे कम के लिए ना करें, ताकि मार्केट अगर गिरे भी तो मार्केट को ऊपर आने का टाइम मिले। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।